शपथ ग्रहण से पहले कल राजघाट जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 9 जून को शाम को 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट जाएंगे और उसके बाद वो जाकर राष्ट्रपति भवन, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, वहां पर हिस्सा लेंगे और शपथ ग्रहण करेंगे। तो ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी विस्तार न्यूज आपको दे रहा है और हर एक खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि शपथ ग्रहण से पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट जाएंगे। तो देखिए, एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। 9 जून को शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में यह शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होना है और इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट जाएंगे और उसके बाद वहां से वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे और शपथ ग्रहण करेंगे। तो लगातार ये खबर आपको बता दें और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि नरेंद्र मोदी कल लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। शाम 7:15 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंत्रिमंडल में शामिल होंगे कई चौंकाने वाले नाम, और जब हम ये चौंकाने वाले नाम कह रहे हैं तो हमारे सहयोगी जो नाम बता रहे हैं आपके लिए भी जरूर वो चौंकाने वाले होंगे, लेकिन वो संभावित नाम है। तो नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में यह समारोह होना है। इससे पहले पीएम मोदी राजघाट जाएंगे और उसके बाद वो आकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जिसको लेकर दिल्ली में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। मंत्रिमंडल में कई चौंकाने वाले नाम शामिल होने वाले हैं और संभावित नामों की लिस्ट भी लगातार विस्तार न्यूज आपको बता रहा है। तो ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कल शपथ लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट जाएंगे और उसके बाद शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह में वो जाएंगे और वहां पर वो शपथ ग्रहण करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। तो पल पल की अपडेट विस्तार न्यूज आपको लगातार बता रहा है। दिल्ली में क्या कुछ हलचल, लगातार बैठकों का दौर जारी है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। सपा की बैठक हो रही है, संसदीय दल का नेता चुनने के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है। विपक्ष की भूमिका, कांग्रेस की भूमिका को लेकर जेपी नड्डा के घर तमाम एनडीए के सांसद भोजन पर पहुंचने वाले हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक कर रहे हैं अभी अपने सभी मंत्रियों के साथ। अब आपको अगली खबर बता दें और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई बता दें, क्योंकि एमपी के नेताओं को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। ओडिशा में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे विश्वास सारंग, आलोक शर्मा, लोकेंद्र पाराशर। ये ओडिशा पहुंचेंगे और आज शाम ओडिशा पहुंचेंगे। तीनों नेता शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी को लेकर निभाएंगे अहम भूमिका। तो आपको ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी देते हैं, ओडिशा में इस बार बीजेपी की अकेली सरकार बनने वाली है। बीजेडी इस बार पीछे रह गई, केवल 51 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई और बीजेपी यहां पर बहुमत का आंकड़ा पार करके अकेले सरकार बनाने जा रही है। और ऐसे में मध्य प्रदेश के नेताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ओडिशा में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने की जिम्मेदारी मिली है मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं उन्हें, और खासकर विश्वास सारंग, आलोक शर्मा, लोकेंद्र पाराशर, ये सब आज शाम ओडिशा पहुंच जाएंगे और तीनों ही नेता शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो है वो 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीत ली है और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो मध्य प्रदेश के नेताओं पर, अपने बीजेपी के नेताओं पर लगातार भरोसा जता रहा है और ऐसे में ओडिशा में इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हमारे सारे सहयोगी हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। अंचल शुक्ला का मैं रुख करूंगी। अंचल, मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर देखा जाए तो बीजेपी 29 की 29 सीटें इस बार जीत गई। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी की पूरी सीटें बीजेपी के खाते में चली गई हो। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के नेताओं पर, ओडिशा में सरकार बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए आपने ठीक कहा, मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को जिताकर अपना मान बढ़ाया है। ऐसा कल डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला कह भी रहे थे। और आप देखिए कि विश्वास सारंग, आलोक शर्मा जो कि भोपाल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं, रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, और इसके अलावा लोकेंद्र पाराशर, इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। विश्वास सारंग मध्य प्रदेश कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री हैं और ये वही विश्वास सारंग है जिनको राजगढ़ का भी प्रभार दिया गया था। राजगढ़ लोकसभा सीट जिससे दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से ताल ठोका था, और जिस तरीके से यहां पर भी जीत मिली है तो निश्चित रूप से
एक हनुमान की भूमिका में नजर आ रहे हैं विश्वास सारंग। और विश्वास सारंग लगातार संगठनात्मक गतिविधियों में और जिस तरीके से चुनाव में उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई उसका उन्हें जिस तरीके से निर्वहन किया है, तो एक और बड़ी अहम जिम्मेदारी उड़ीसा में सरकार बनाने की इन्हें दी गई है। और आलोक शर्मा जो कि संगठनात्मक सजावट जमावट के लिए माहिर माने जाते हैं, पार्षद से लेकर के और सांसद तक का सफर इन्होंने तय किया है। कार्यकर्ताओं की नब्ज को पहचानते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसको बाकायदा शीर्ष तक पहुंचाने और उसका समाधान करने तक का काम करते हैं। बूथ लेवल तक इन्होंने काम किया है। लोकेंद्र पारासर भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं, तो इन्हें जिम्मेदारी दी गई है सरकार बनाने की, क्योंकि दिल्ली में और ये जिम्मेदारी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अंचल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन आपको इसी बीच अगली खबर बता दें, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का कहना है कि मंत्रियों के बारे में मोदी जी ही फैसला करेंगे। तो ये कहना है जीतन राम मांझी का, हम के प्रमुख है, और उन्होंने कहा कि मंत्रियों के बारे में तो मोदी जी ही फैसला करेंगे। प्रधानमंत्री ने दावा पेश कर ही दिया है, तो स्वाभाविक है आपस में बैठ कर के मंथन चल रहा होगा कि भाई मंत्री कितने बनेंगे, किन को मंत्री बनाना है, किन को क्या विभाग देना है। ये तो उन लोगों की बात है, हायर अप्स में चल रहा है, उस कमेटी में या उस कोर ग्रुप में हम नहीं हैं। किनको लेना है ये सब तो सब प्रधानमंत्री और उनके जो कोर ग्रुप के लोग हैं वो लोग समझते हैं, उससे हमको। तो देखिए, जीतन राम मांझी ने पहले भी जब एनडीए को सीटें मिल रही थी और जिस दिन काउंटिंग थी उस दिन भी उन्होंने साफ ट्वीट करके ये कह दिया था कि हम मोदी के साथ हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे, और उनका कहना कि मंत्री कौन बनेगा इसका फैसला भी मोदी ही करेंगे। इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, ढाका से दिल्ली के लिए रवाना हुई है बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेंगी। तो लगातार विस्तार न्यूज आपको तमाम नेताओं के नाम बता रहा था, प्रधानमंत्रियों के, पड़ोसी राज्यों के और राष्ट्रपति के, जो पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, और शेख हसीना भी इसमें शामिल होने आ रही हैं और ढाका से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। पीएम शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण में वो हिस्सा लेने वाली है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें, कल 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और ऐसे में पड़ोसी राज्य के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। इस खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ अमृत तिवारी लाइव जुड़े हुए, उनका रुख करूंगी मैं। अमृत, दिल्ली में तमाम वो पड़ोसी राज्य के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं जिन्हें बतौर गेस्ट बुलाया गया है। ऐसे में शेख हसीना निकल चुकी हैं बांग्लादेश से दिल्ली पहुंचने के लिए। दिल्ली में क्या कुछ व्यवस्था, इन गेस्ट के लिए क्या कुछ तैयारी? प्रतिज्ञा, देखिए जैसे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 शपथ समारोह प्रधानमंत्री के तौर पे हमने देख चुके हैं और ये बड़ा ही भव्य होता है। तमाम राष्ट्राध्यक्ष इस शपथ समारोह में अभी तक शिरकत करने आए हैं और वही परंपरा आगे बढ़ाई जा रही है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान को छोड़ के, वो तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुँच रहे हैं। इसके अलावा मॉरिशस और सेशल्स के भी राष्ट्राध्यक्ष पहुँच रहे हैं। जहाँ तक आज की जानकारी, आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पहुँच रही हैं। शेख हसीना कहा जाए भारत के लिए एक काफ़ी बेहतर प्रधानमंत्री बांग्लादेश की साबित रही हैं। 2 पड़ोसी देशों के बीच रिश्तों को लेकर के बात हो, चाहे म्यांमार के साथ जो संकट पैदा हुआ था उग्रवाद को लेकर, उसको खत्म करने की बात हो, या वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए भारत को हर जगह पे समर्थन देने की बात हो, शेख हसीना उसमें बढ़ चढ़कर आगे रही है। इसके अलावा जो आतंकी गतिविधियां रही हैं बांग्लादेश के जरिए करने की कोशिश की गई, उस पर भी उन्होंने अपने जो पड़ोसी राज्यों के राष्ट्राध्यक्ष अब धीरे धीरे पहुंचने लगेंगे दिल्ली, और उनके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं कि किस तरह से उन्हें सुरक्षा और जो जरूरत की चीजें हैं वो सब प्रदान की जाए। आप बने रहिएगा हमारे साथ अमृत। लेकिन इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, अयोध्या से जीते एसपी सांसद अवधेश प्रसाद को Z+ सुरक्षा देने की मांग रखी गई है। एसपी छात्र सभा के राष्ट्रीय महासचिव ने उठाई है मांग, ACS को चिट्ठी लिखी है। तो आपको ये बड़ी खबर बता दें, अयोध्या से जीते सपा सांसद अवधेश प्रसाद को Z+ सुरक्षा देने की मांग हो रही है। बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह को हराया इन्होंने, और अवधेश प्रसाद को अब Z+ सुरक्षा देने की मांग हो रही है। एसपी छात्र सभा के राष्ट्रीय महासचिव ने ये मांग उठाई है। इसके लिए ACS को चिट्ठी भी लिखी है।
आपको बताएं कि अवधेश प्रसाद ने अभी थोड़े दिनों पहले ये कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या से लड़ते तो भी वो भी हार जाते, और ऐसे में लल्लू सिंह को हराना कौन सी बड़ी बात थी, और उनके लिए जेड प्लस सुरक्षा की मांग की जा रही है। हमारे साथ आदर्श लाइव जुड़े हुए हैं। आदर्श, अब अवधेश प्रसाद को जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग हो रही है। एसपी छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह मांग उठाई है, आखिर क्यों हो रही है ये मांग? और अयोध्या के लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने राम भगवान का मंदिर बनवाने में जो लोगों ने सहयोग किया था उनका भी साथ नहीं दिया, और निश्चित तौर पर ये नाराज़गी कहीं ना कहीं लोगों की जो वहाँ से जो चुनकर आए हैं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं सामने आ रही थी, और इसी बात की चिंता, इसी बात की फिक्र थी। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय छात्र संघ के राष्ट्रीय महासचिव जो हैं उन्होंने ये पत्र लिखा है ACS होम को, मतलब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह जो हैं उनको ये पत्र लिखा है कि उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जिस तरीके की नाराज़गी समाजवादी पार्टी के सांसद को लेकर या अयोध्या में रहने वाले लोगों को लेकर थी, बाहर के लोगों को लेकर, तो इसी वजह से देखा जा रहा है कि सुरक्षा के कारण से ये मांग की गई है। हालांकि जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग जो है वो गृह मंत्रालय भारत सरकार करता है, वो गृह मंत्रालय भारत सरकार उसको अप्रूव करता है, तो ऐसे में बहुत मुमकिन है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जेड प्लस सुरक्षा थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल आदर्श, आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और हर जगह से अपडेट आपको दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शपथ समारोह के बाद वाराणसी जा सकते हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी मंदिरों में करेंगे पूजा अर्चना, तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शपथ ग्रहण करने के बाद नरेंद्र मोदी वाराणसी जा सकते हैं और पीएम मोदी मंदिरों में यहां पर पूजा अर्चना करेंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दे। एक और जहां खबर निकल कर आई कि शपथ ग्रहण से पहले पीएम मोदी राजघाट जाएंगे, तो वहीं अब ये खबर आ रही है कि शपथ समारोह के बाद पीएम मोदी वाराणसी जा सकते हैं और वहां पर मंदिरों में पूजा अर्चना कर सकते हैं। आपको बता दें, वाराणसी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्याशी थे और उन्होंने वहां पर अजय राय को हराकर जीत दर्ज की और उसके बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, सबसे पहले ये खबर निकल कर आई कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले पीएम मोदी राजघाट जाएंगे, अब खबर आ रही है कि वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। क्या अपडेट है आपके पास इस पर? जी प्रतिज्ञा, आपने जो खबर दी थी बिल्कुल वो सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो है शेड्यूल अब जो है सामने आ रहा है। जो जानकारी हमें मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 या 11 जून को शपथ के ठीक बाद जो है वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और यहाँ पे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। खबर यह भी है कि हो सकता है कि इसकी पुष्टि नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री वाराणसी के बाद दूसरे अन्य मंदिरों का भी वो दौरा करें और वहाँ पर दर्शन पूजन करेंगे। इसके अलावा जो एक और जानकारी ये है कि संसद का जो सत्र है, विशेष सत्र, वो जून के तीसरे सप्ताह यानी कि लगभग 15 या 16 जो है जून के बाद जो है ये शुरू किया जा सकता है और इसमें जितने भी नवनिर्वाचित सांसद है वो लोकसभा के जो है सदस्यता की जो है वो शपथ लेंगे। तो ये पूरा का पूरी जो प्लानिंग है वो अभी हमारे सामने आई है। जैसे जैसे और इसमें पुख्ता जानकारी होती जाएगी हम अपने दर्शकों से वो साझा करते जाएंगे। बिल्कुल अमृत, आप जानकारी जुटाते रहिए, हमारे दर्शकों को बताते रहेंगे कि क्या अपडेट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कि वो समारोह के बाद कहां-कहां जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी, सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। इसी बीच आपको एक बड़ी खबर दिल्ली से बता दें, CWC की बैठक वहां पर लगातार जारी है। कांग्रेस 1 बजे करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि बैठक के बाद कांग्रेस 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। CWC बैठक के लिए में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसकी जानकारी दी जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में CWC की बैठक चल रही है और कांग्रेस यहाँ पर रणनीति बना रही है, निर्णय ले रही है कि आगे क्या कुछ होगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनमोल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनमोल, यहाँ पर जो बैठक चल रही है CWC की, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ निर्णय और कौन कौन से दिग्गज वहां पर बैठक में मौजूद?
बिल्कुल प्रतिज्ञा, जहां पर कांग्रेस की CWC की बैठक हो रही है ठीक वहीं पर मैं मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि काफ़ी जो है हलचल हो रही है यहां पर, क्योंकि अंदर में अभी बैठक जारी है CWC की और इसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल हैं। बैठक के लिए देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समेत जो भी राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो इस बैठक में शामिल हैं। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से भी नेता जो यहाँ आए हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जीतू पटवारी, ये तमाम नेता जो हैं CWC बैठक में अंदर मौजूद हैं और जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आए हैं उसको लेकर के चर्चा किया जा रहा है कि आखिर जहां जिन राज्यों में कांग्रेस ने बहुत खराब प्रदर्शन किया है, आखिर क्या वजह रही, किन बातों के चलते जो है इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही एक जानकारी ये भी है प्रतिज्ञा, जैसा कि आपने भी बताया कि दोपहर 1 बजे जो है कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और जब ये CWC की बैठक खत्म हो जाएगी तो इसमें जो भी निर्णय होगा, जो भी फैसले लिए जाएंगे, उन फैसलों को बताने के लिए कांग्रेस 1 बजे प्रेस वार्ता कर मीडिया के समक्ष सभी बातों को रखेगी। इसके अलावा प्रतिज्ञा शाम को 5:30 बजे जो है कांग्रेस की एक और बैठक होगी जिसमें कांग्रेस के तमाम जो सांसद चुनकर आए हैं नवनिर्वाचित, चाहे लोकसभा के सांसद अभी जो चुनकर आए हैं, इसके अलावा जो राज्यसभा के भी सांसद हैं, दोनों सदनों के सांसदों की एक बैठक होगी जिसमें संसदीय दल का नेता के तौर पर चुना जाएगा। तो इस तरीके से आज का पूरा कार्यक्रम और शेड्यूल कांग्रेस का रहने वाला है। प्रतिज्ञा बिल्कुल अनमोल ये जानकारी दे रहे हैं जो कि CWC बैठक के पास मौजूद है जहां पर कांग्रेस की बैठक चल रही है। अमृत, लेकिन इस बैठक में विपक्षी दल का नेता भी चुना जाना है क्योंकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। ऐसे में क्या लगता है राहुल गांधी बनेंगे इस बार विपक्षी दल के नेता? नेता कोई दिखे ना बड़ा छत्तीसगढ़ का या कहीं का भी, जो बड़े आला नेता भी हैं उनकी तरफ से यह जाहिर भी कर दिया गया है कि राहुल गांधी को लेकर के ये बात चल रही है कि उनको जो है LOP का जो है वो तमगा दिया जाए, लीडर ऑफ अपोजिशन का, और इसको लेकर के राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना मन लगभग बनाया हुआ है। आपको याद होगा कि जब चुनाव का नतीजे नहीं आए थे तब उस दौरान भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि अगर निजी तौर पर उनसे पूछा जाए कि किसको प्रधानमंत्री इंडिया की तरफ पद से बनाया जाए तो वो राहुल गांधी का नाम लेंगे। लिहाजा ये तो जाहिर है कि कांग्रेस का जो हाई कमान है वो राहुल गांधी को लेकर के ही जो है आश्वस्त है कि उन्हें ही जो है कांग्रेस की तरफ से जो है लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो बनाया जाना चाहिए। अब ये बात है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या उसमें आम राय बनती है। हालांकि शिवसेना है और महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो है वो बिल्कुल अमृत, तो इस पर कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें कई हैं। अब बैठक के बाद क्या निर्णय होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएगा। आप सब बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संसद का विशेष सत्र 15 या 16 जून को हो सकता है। संसद में शपथ लेंगे निर्वाचित सांसद। तो देखिए जितने भी नव निर्वाचित सांसद हैं ये सभी संसद में शपथ लेंगे। 15 या 16 जून को ये विशेष सत्र रखा जा सकता है। तो 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह, यहाँ पर प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद जो मंत्री हैं वो सभी शपथ लेंगे। लेकिन जो सांसद हैं उनके शपथ ग्रहण के लिए 15 या 16 जून को संसद का विशेष सत्र रखा जाएगा। अमृत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमृत, अभी CWC की बैठक पर चर्चा हो रही थी लेकिन इसी बीच ये खबर निकल कर आई है कि संसद का विशेष सत्र जो है वो 15 या 16 जून को हो सकता है। क्या अपडेट है आपके पास? प्रतिज्ञा, देखिए जैसे कि अब धीरे धीरे जो शेड्यूल आ रहा है पहले से ही जो है अगले 2 हफ्ते के शेड्यूल जो है वो जारी किए जा रहे हैं और उसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। उस तैयारियों के मद्देनज़र जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि जितना जल्दी हो सकता है सांसदों को लोकसभा सदस्यता की जो है वो शपथ दिलाई जाएगी और इसके लिए जो है सत्र का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय सत्र के दौरान 2 दिन का कम से कम जो शपथ ग्रहण समारोह की जो रहेगी वो 2 दिन का रहेगा और इसके लिए हो सकता है कि जून के तीसरे सप्ताह में किया जाए। लेकिन जो बातें हमारे सामने आ रही है वो 15 से 16 जून के बीच में जो है कहा जा रहा है कि सत्र जो है विशेष जो है वो शुरू हो सकता है। और इस दौरान जो है स्पीकर भी चुना जाएगा कि लोकसभा का स्पीकर कौन होगा, क्योंकि आपको बता दें कि इसी को लेकर के सबसे ज़्यादा तामझाम भी देखने को मिल रहा है। TD की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है कि स्पीकर पद उन्हें दिया जाए। बीजेपी लगभग कहा जा रहा है कि इसको लेकर के तैयार भी दिख रही है, बशर्ते कि TDP की तरफ से जो मंत्रालयों की बार्गेनिंग है उसमें थोड़ी सी ढील पड़े। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब
अगला पड़ाव आ रहा है कि ये तो तय है कि 9 जून के बाद जो है क्या परिस्थितियां होने जा रही हैं, उसको लेकर के एक एक शेड्यूल अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मंत्रालयों की लिस्ट भी लगभग अब है फाइनल हो चुकी है, लेकिन कौन कौन मंत्री बनेंगे पुख्ता तौर पे तो जानकारी नहीं है। लेकिन संभावित नामों को लेकर के जो हमें जानकारी मिल रही है उसकी हमने आपसे अपने दर्शकों के साथ साझा किया है, और भी जो अगर कोई पुख्ता इसमें जानकारी होगी तो हम जरूर बताएंगे। लेकिन जो जानकारी आप दे रहे हैं, जो लिस्ट आपने बताई है, अब देखना है कि इस संभावित नामों में कौन मंत्री हो सकता है। लेकिन सांसद जो है वो जरूर शपथ लेंगे 15 या 16 जून को विशेष सत्र में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, ऐसी खबर आई है कि वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह से निकलकर। वहां कहां वो जा सकते हैं और कहां दर्शन कर सकते हैं? पूजा अर्चना करने की खबर आ रही है कि उसके बाद वो वाराणसी जाएंगे। देखिए, बिल्कुल अगर पीएम मोदी वाराणसी जाते हैं तो निश्चित तौर पर सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और उसके बाद ही काल भैरव के दर्शन करेंगे। काल भैरव के दर्शन करने के बाद माना जा रहा है कि वो वीटी टेम्पल की भी दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि वो यूपी में भी कई अन्य जगहों पर जा सकते हैं। आदर्श, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस दौरान कुछ कह रहे हैं। तब प्रतिनिधित्व तो मिला है और वो तो मिलता ही है, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का अधिकार की बात है और जरूर मिलेगा प्रतिनिधित्व। बात हुई है सर इस बारे में आपकी? अब जब वो समय आएगा तो, और एक जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का अधिकार की बात है। सर, दूसरी बात ये है कि बघेल जी ने जिस तरह से कहा है कि सरकार ज़्यादातर नहीं चल पाएगी, टीडीपी और इनको भी लेकर, जेडीयू को लेकर भी काफ़ी सारे की डिपेंडेंसी ज़्यादा है, कांग्रेस ने निशाना साधा है। साथ में बघेल जी ने जो बोला है कि 1 साल से पहले ही, अब इसी ख्याली मुगालते में वो लोग रहे है ना, उसी में खुश होते रहे सोच सोच के। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, और हमारी एनडीए की सरकार पूरी चलेगी, 5 साल तक चलेगी। 2 बार चल चुकी है, तीसरी बार भी चलेगी, पूरे समय तक चलेगी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर दिल्ली में मौजूद, और उन्होंने सीधा सीधा कहा, सबके मन में यही सवाल है कि मंत्री कौन होगा। उस पर उन्होंने सीधा कहा कि प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे कि कौन होगा मंत्री। और ये CWC की बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बैठक लगातार जारी है। और इस बैठक के बाद 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जो भी निर्णय इस बैठक में लिया जाएगा इस पर। तो लगातार जो है वो सियासी हलचल बढ़ी हुई है, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार, हर जगह। लेकिन सबसे ज्यादा जो हलचल वो दिल्ली में है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ सभी जुड़े हुए हैं। आदर्श, आपके पास वापस आऊंगी मैं। विष्णुदेव साय जो कह रहे थे उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले प्रधानमंत्री की बात, क्योंकि बात हमारी बीच में रह गई थी। बात ये थी कि वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी, और वहां पर वो आप जैसा कि बता रहे थे कि वो कहां दर्शन करेंगे। तो एक बार फिर बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आखिर वो कहां दर्शन करेंगे और क्या कुछ शेड्यूल पीएम मोदी का। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, हालांकि आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन अभी तक जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है उसके मुताबिक वाराणसी अगर जाते हैं तो वहां पर निश्चित तौर पर सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर वो काल भैरव का भी दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ वीटी टेम्पल भी जो BHU में स्थित है वहाँ पर भी जा सकते हैं। इसके साथ यूपी के और भी जगहों पर जा सकते हैं। माना जा रहा है कि एक बार ये बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी, चूँकि यूपी में जिस तरीके से बीजेपी को उसके मन मुताबिक सीटें नहीं मिल पाई हैं, 33 सीटों पर सिमट कर रहेगी बीजेपी, आधे से कम सीटों पर आ गई। और ऐसे में यूपी में अगर पीएम मोदी का इस तरीके से दौरा होता है, वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा। और सिर्फ लोकसभा चुनाव के नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, ना सिर्फ यूपी में 2027 में चुनाव है, बल्कि इसके साथ साथ और राज्यों में भी चुनाव है। तो ऐसे में वहाँ पर बीजेपी की स्थिति, बीजेपी की ग्रिप मजबूत बनी रहे, इस बात को लेकर भी कोशिश होगी, और शायद इसीलिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। आदर्श, तो अब ये शेड्यूल आधिकारिक तौर पर जब जारी होगा इस पर और अधिक जानकारी देंगे। आप तीनों, अनमोल, आदर्श और अमृत, लगातार नजर बनाए रखिए और हमें पल पल का अपडेट देते रहिए कि आखिर क्या हलचल दिल्ली में चल रही है। और फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।